नमस्कार भारत और भारत के युवा। आज तारीख है 6 जून 2024। हम बात कर रहे हैं 4 जून 2024 के बारे में। एनडीए की सरकार ने 292 सीटें लेके आई है। सरकार अभी बनी नहीं है, बट एनडीए अपने आप में 292 सीटें लेके आई है, जिसमें से खाली बीजेपी की 240 है। एनडी सरकार सरकार नहीं। खुश हो जाते हैं लोग ये सुन के कि एनडी की सरकार बन रही है, बन नहीं रही है। उनकी 234 सब लड़ भिड़ के सब बंदे, ममता बनर्जी, उद्धव ठाकरे, कांग्रेस से राहुल गांधी, माई जोकर एंड जो भी सब हैं, सपा ने तो थोड़ा सा अच्छा, मतलब उनका प्रदर्शन बहुत बढ़िया रहा। अगर उनके पुराने प्रदर्शन से देखें तो नियरली वो 400% से ऊपर का, 400 क्या 500 550% का उन्होंने गेन किया। 5 सीटें थी बेचारे पे। आज की डेट में 36-37 सीटों के आसपास बन रही है उनकी। अब इसमें जो प्रॉब्लम हुई, इतना काम करने के बाद भी मोदी सरकार ने काम देने का बहुत करा है। रोडें बनाई उन्होंने, इंफ्रास्ट्रक्चर पर बहुत ज़्यादा काम किया है। आप अब से 10 साल पीछे चली जाइए, खुद से पूछिए, 10 साल पीछे जाओ। एक नॉर्मल आदमी की बात करो, बहुत ज़्यादा गरीब आदमी की बात नहीं कर रहा हूँ, बहुत ज़्यादा अमीर आदमी की बात नहीं कर रहा हूँ, नॉर्मल, जो जैसे हम नॉर्मल लोग हैं, मतलब एक एवरेज बंदे की। 10 साल पीछे जाइए, जब मोदी की सरकार नहीं थी, जब यूपीए लेड कांग्रेस चला रही थी, इतना करप्शन, इतनी दिक्कतें, रोड पे खड्डे ही खड्डे आज भी होंगे। बट अगर आप उस टाइम से, अगर आप मार्जिन लेके जाओ या उस टाइम से आप इसको कंपेयर करो, तो आज की डेट में बहुत मैसिव डिफरेंस आया है। आप फॉरेन पॉलिसी की बात करो, इंडिया को लोग इज्जत से देखते हैं। जर्मनी हो गया, अमेरिका हो गया। अमेरिका बिना इंडिया के बहुत सारी चीज़ें एशिया पैसिफिक रीजन में नहीं कर सकता, बट हमारी टर्म्स में। अगर कोई नॉर्मल सरकार जैसे यूपीए की सरकार होती, ट्राई तो तब भी कर रहे थे कि चाइना को रोकना है, चीज़ें ऊपर नीचे करनी है, बट वो अपनी टर्म के हिसाब से करना चाहते थे उस टाइम। बट अगर आपके पास पावरफुल गवर्नमेंट हो, एक पूरी फुल मेजॉरिटी वाली सरकार हो, तो वो उनके लिए थोड़ा सा मुश्किल रहा ये 10 साल। अब भी मुश्किल रहेगा, बट पहले से कंपेयर करें तो थोड़ा फ़र्क है। बेरोज़गारी, 140 करोड़ से ज़्यादा लोग हैं, जिसके अंदर 2 करोड़ 60 लाख प्लस बंदे हम मानते हैं कि बिना नौकरी के हैं, बिल्कुल बिना नौकरी के, जो ना व्यवसाय कर रहे हैं, ना कोई व्यापार है उनका, ना वो किसी के अंडर काम कर रहे हैं, मतलब कोई सिस्टम नहीं है उनका कि पैसे उनको जनरेट होते हैं। ये बड़ा मुद्दा है और ये हमेशा से मुद्दा रहेगा, क्योंकि हमारी जनसंख्या इतनी है, इतना बड़ा विशाल देश है, इतने लोग यहाँ पे रहते हैं। हम इतनी नौकरियां कभी भी इकट्ठी नहीं कर सकते। सरकारी नौकरी तो भूल जाइए। सरकार बहुत सारे ऐसे डिपार्टमेंट रोकना चाहती है जिसके अंदर खाली फालतू में नौकरी दी जाती थी और उसका कोई तथ्य नहीं था, कोई काम नहीं था उनके पास। बहुत सारे ऐसे डिपार्टमेंट्स हैं, जैसे आप सॉइल डिपार्टमेंट्स को देख लीजिए। एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन भी एक नॉर्मल डिपार्टमेंट, उसके अंदर आप मान के चलो, अगर आपको रिक्वायरमेंट है 10 बंदों की, आपने उसमें 30-35 बंदे भर रखे थे, जो रिक्वायरमेंट नहीं थी। पैसा लगता है, जनता पैसा कमाती है, हम और आप लोग टैक्स जमा करते हैं और उसी चीज़ से इन सब की सैलरी जाती है। अब हर आदमी सोचता है कि मेरे को नौकरी मिल जानी चाहिए। नौकरी इट्स नॉट एन ईजी जॉब। आसान काम नहीं होता नौकरी पाना भी। आपके अंदर कुछ ऐसा होना चाहिए कि दूसरा बंदा आपको नौकरी रखे। और इतने सारे विकल्प, क्योंकि हम बहुत बड़ी जनसंख्या है, हमारे पास विकल्प भी बहुत ज़्यादा हैं। तो उसमें से सबसे अच्छा विकल्प, अगर मैं कोई प्राइवेट ओनर हूँ और मैं किसी को, मतलब मैंने कोई नौकरी ऑफ़र करी है, तो मैं सबसे पहले वो कोशिश करूँगा कि जो इसमें सबसे बढ़िया कैंडिडेट होगा, मतलब जो हम सोचते हैं कि इस इन सब में से सबसे बढ़िया बंदा जो होगा, उसको ही नौकरी दी जाएगी। बाकी बंदे अपना क्या करेंगे उस टाइम, ये एक क्वेश्चन है। बट उन लोगों ने कभी भी ये नहीं सोचा कि मैं अपनी लाइफ में कुछ कर लूँ, कुछ छोटा मोटा भी कर लूँ, तब भी मेरे पास कुछ ना कुछ बन जाएगा। ये लोग ज़िंदगी भर बस बेरोज़गार रहना चाहते हैं, क्योंकि हर चीज़ ना अंदर से आती है। अगर आप कुछ करना चाहते हो, जो छोटा काम भी करना चाहते हो, कोई बड़ा काम भी करना चाहते हो, एक सोच से व्यापार करा जाता है, एक सोच से बिजनेस खड़ा होता है। इट्स जस्ट एन आइडिया।
पैसे की भी रिक्वायरमेंट होती है, कुछ चीज़ों पे रिफॉर्म की रिक्वायरमेंट है जो मोदी सरकार काम करना चाह रही थी इन टर्म्स ऑफ प्रोवाइडिंग लोन्स, मतलब छोटे छोटे व्यापारियों को थोड़ा थोड़ा जितना उनके रिक्वायरमेंट है, उनका जिस तरह का वो काम करना चाहते हैं। जैसे कोई छोटा सा कपड़े का व्यापार करना चाहता है, रेडी वाला ही समझ लो, जो रेडी में आज की डेट में आप देखते होंगे कि कपड़े बेचते हैं क्वालिटी वाले, दिल्ली में बहुत सारे बाज़ार हैं ऐसे जिसके अंदर आप काम कर सकते हैं। वो भी घर के अंदर अगर पैसे लेके जाता है 20-25 हज़ार रुपये तक, वो मतलब महीने में कमा लेता है अगर वो इस लेवल पे काम कर रहा हो। कुछ लोग तो छोटे छोटे कामों से कई हज़ार रुपये भी कमाते हैं। कुछ बंदे मैं भी जानता हूँ जिनका काम चल जाता है वो लाखों में भी पहुँच जाते हैं, छोटी सी दुकानों से, छोटे से रेडी से। पर उन्होंने इनिशिएटिव लिया होता है, वो काम करना चाहते हैं। नौकरी मोदी या कोई भी गवर्नमेंट खाली नौकरी नहीं प्रोवाइड कर सकती, 100% नौकरी किसी को प्रोवाइड नहीं करी जा सकती, ये प्रैक्टिकल नहीं है, पहली बात तो ये। बट हाँ, हर चीज़ का संज्ञान लिया जाता है, उन्होंने संज्ञान भी लिया है। और कोशिश करिए कि आदमी खाली नौकरी से उठ के व्यापार की तरफ जाए, चाहे छोटा व्यापार सोचे चाहे बड़ा व्यापार। इस चीज़ को लोगों ने पकौड़े तलने से मतलब कंपेयर कर दिया। पकौड़े तलना कोई बेकार चीज़ थोड़ी है। मैं ये नहीं कहता कि सारी दुनिया, सारा भारत पकौड़े तलने लग जाएगा, बट आप सोचिए 2 मिनट के लिए कि वो भी एक व्यापार है। अगर वो एक छोटी सी दुकान 20-25 हज़ार, 15-20 हज़ार, जो भी XYZ अमाउंट बना के घर लेके जाती है, और वो बेरोजगार था कुछ टाइम तक, तो कुछ पैसे बना रहे हैं, अपना काम कर रहे हैं। यही बहुत बड़ी एक अंदर से एक विल होती है, मतलब एक इच्छा शक्ति होती है कि मैं कुछ करूं। यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम भारतवासियों में, हम क्रिटिसाइज़ करने में सबसे पहले होते हैं, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, ऐसा नहीं हो रहा, वैसा नहीं हो रहा, पर कभी भी हम इनिशिएटिव नहीं लेते हैं। ये एक थोड़ी सी हीन भावना अंदर है हम सबके। तो ये धीरे धीरे करके कॉन्फिडेंस का माहौल बनाया गया इन 10 सालों में। एक कॉन्फिडेंट आदमी ही सक्षम होके एक लेवल तक पहुंच सकता है। जब तक आपके बीच में आपके अंदर कॉन्फिडेंस ही नहीं है, आप कुछ नहीं कर पाओगे। दूसरा फैक्टर जातिवाद, जिसके चक्कर में आज से नहीं, जब से शायद मेरे को लगता है कि जब से वोटिंग चल रही है, जब से हमारे यहाँ इलेक्शन हो रहे हैं, जातिवाद उससे भी पुराना है। हमने पूरी जिंदगियां निकाल दी जातिवाद के अंदर, वोट हम जाति के अंदर देते हैं। हमने कभी नहीं सोचा कि दूसरा बंदा, अगर मैं एक बात करूं कि बहुत सारे गढ़वालियों के बीच में एक पंजाबी, उसको वोट नहीं मिलेगा कभी भी। वोट मिलेगा एक गढ़वाली को, या आप राजपूत बेल्ट में चले जाइए और वहाँ पे आप कांसे को बना दीजिए, वोट नहीं मिलेगा आपको। आपको वोट आपके काम पे नहीं मिलेगा, आपको वोट आपकी जात पे मिलेगा। कितना बढ़िया यहाँ का नरेशन है। मतलब मेरे को तो आज 34 साल की मेरी एज हो गई, पर आज तक मैं समझ नहीं पाया कि कितने बेवकूफ़ हैं यहाँ के लोग। काम से ज़्यादा हम खाली अपने गोत्र को देखते हैं, नाम को देखते हैं। हम कभी ये नहीं देखते कि सामने से काम क्या हुआ, कितना काम करा गया, इससे हमारे को बेनिफिट क्या हुआ, हमारे को कितने फ़ायदे मिले। फ़ायदे किसी को नहीं देखने हैं। मोदी सरकार ने स्वच्छता अभियान शुरू करा, टॉयलेट्स बनाए। सोचने वाली बात है, 70 साल के बाद हमारे पास टॉयलेट भी नहीं थे कई, लगभग गांव में लोग, मैं आज भी देख लेता हूँ कई जगह, कुछ लोग आज भी बेशरम हैं। उन्होंने पैसे अपने टॉयलेट के लिए बनाया, पर तब भी नहीं जाते। स्वच्छता कितनी बड़ी चीज़ है। अब आप सिंगापुर का एग्जांपल ले लीजिए, दुबई का एग्जांपल ले लीजिए, कुछ ही सालों में डेवलप हुए वो। सारा भारतीय, पाकिस्तान के लोग, बांग्लादेश के लोग वहाँ पे काम करते हैं। उनकी खुद की आबादी कुछ लाखों में है, बहुत छोटी सी आबादी है, बट आप वहाँ पे एक बार बॉटल फेंक के देख लीजिए रोड पे, चालान कटते हुए पीछे से आपको पता नहीं लगेगा। सबसे पहले आप चालान काट के रसीद देंगे, और कोई छोटा मोटा चालान नहीं, कई कई 100 रुपए, कोई कई 1000 रुपए का चालान काट देते हैं वो। ट्रैफिक रूल्स हो, कुछ, हर चीज़ रूल्स एंड रेगुलेशन से चलती है। एक जब माहौल बनाया जाता है, जब चीज़ें सेटल करी जाती है ना, एक दिमाग में साइकोलॉजिकल इफेक्ट डाला जाता है कि अगर मैं ये गंद करूँगा, मतलब यहाँ पे गंदगी फेंकूँगा,
तो मेरे को पैसे देने पड़ेंगे या मेरे को कुछ मतलब सज़ा मिलेगी या कुछ होगा। हमारे भारत में ऐसा कुछ है ही नहीं। और वही मोदी जी इसी टाइप पे रिफॉर्म लाने की कोशिश करते हैं कि गंदगी मत फैलाओ। अभी तो कोई हमारे पे फाइन वगैरह नहीं है इन चीज़ों का, है भी तो कोई मतलब कोई इतनी बड़ी चीज़ नहीं है। आदत डालने की एक पूरा सिस्टम बनाया जाता है। जब तक किसी चीज़ की आदत नहीं पड़ेगी तब तक आप सुधरोगे नहीं। अब हम जातिवाद की बात कर रहे थे। जातियों ने बीजेपी को ले डुबाया इस बार के 2024 के चुनाव में। बीजेपी ने काम करे, रोड बनाई, सब कुछ करा। मतलब जो 10 साल में आप एम्स की बात कर लो, बीजेपी ने एम्स को ट्रिपल कर दिया जितने एम्स थे बीजेपी शासन से पहले। रोड नेटवर्क पे हम दुनिया के लगभग दूसरे नंबर के रोड नेटवर्क अभी खड़े हुए हैं। बट हमारे पास 2024 में भी एक्सप्रेसवेज नहीं थे। आज की डेट में हम काम कर रहे हैं एक्सप्रेसवेज पे। आप यूपी की बेल्ट पे देख लो, मुरादाबाद की बेल्ट पे देख लो, वेस्टर्न यूपी, कहीं भी देखो आपको रोड बनती हुई दिखेंगी। गांव गांव में रोड बन रही है। अब ये 10 साल पहले क्यों नहीं होता था, जब जातिवाद जातिवाद करते रहते थे, रोज तोड़ देते थे? मेरे को समझ नहीं आया। काम नहीं देखा, रोड नहीं देखी। रोड आपके खेत रोड से गए हैं, आपको पैसा मिला है, उसके बाद भी आपने गलत काम कर दिया। चलो कोई बात नहीं, होता है। सरकार फिर भी मोदी की आ रही है। तीसरी बात जिससे मेरे को लगता है कि लोग बहुत प्रभावित हुए, वो था जिसको कहते हैं ना लोग जुमले, जो मोदी के लिए बहुत बोले जाते थे। वादे ऐसे जो पूरे नहीं करे जा सकते। 1 लाख रुपए का ट्रांसफ़र लक्ष्मी योजना से कांग्रेस ने बोला कि 1 लाख रुपए हम हर उस महिला को देंगे जो बेरोजगार है या पीड़ित है। कहाँ से दोगे भाई? 24 लाख करोड़ कहाँ से लेके आओगे? हम यहाँ पे हर उस काम पे फोकस कर रहे हैं जिससे पैसा बने। हम सब चीज़ें फ्री में दे देंगे? केजरीवाल ने बिजली फ्री में दे रखी है दुनिया भर में। मतलब जितना भी भारत में अगर कहीं भी कोई आ रहा है, मैं ये फ्री दूंगा, मैं वो फ्री दूंगा, सब कुछ फ्री कर दोगे तो पैसा कहाँ से आएगा? आप बात नहीं समझते हैं। सारी चीज़ें, सारे उत्पादन भारत के अंदर नहीं होता है। भारत एक डिमांड एंड सप्लाई की चेन के अंदर है। कुछ आप दूसरे देशों से लोगे, कुछ यहाँ से भेजोगे। उनकी करेंसी पे ट्रेड होगी, यूएस डॉलर पे ट्रेड होगी। आपके पास पैसा हर टाइम होना चाहिए। पैसा नहीं छापता भारत। ऐसा नहीं है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की मशीनें लगी हुई नागपुर के अंदर, जो भी मतलब उनकी प्रिंटिंग वाली मशीन्स हैं, वहाँ पे बैठ के रोज पैसा छापा जा रहा है। ऐसे तो सबकी जेब में 1 लाख रुपए रोज के हिसाब से डाल दो, क्या फ़र्क पड़ता है? ऐसे वादे जिसका ना कोई सर ना कोई पैर। और जनता कभी पूछती नहीं बजट कहाँ से लेके आओगे। जनता पे इतना दिमाग ही नहीं होता है। सबसे बड़ी हमारी प्रॉब्लम ये है, हमारे को ना इकोनॉमिक्स समझ आती है, ना दुनिया समझ आती है, ना दुनिया में काम होते हैं वो समझ आते हैं। हमारे को बस ये समझ आता है सामने वाले नेता ने ये बोला है करके देगा। कैसे करके देगा ये कोई नहीं पूछता। एक जुमला दे दिया, डन विद द बिजनेस, चलो वोट दे देते हैं उसको। सबसे बड़े 2 फैक्टर जो भारत की राजनीति को प्रभावित करते हैं, एक लोक लुभावन वाले जो वादे होते हैं, लोग निर्माण वाले नहीं, लुभावने। दूसरा जातिवाद। सबसे बड़ा इम्पैक्ट भारत की राजनीति में ये है। और सबसे बुरी तरह से अगर हम कभी भी, जैसे 2004 में इंडिया शाइनिंग के नारे से अटल जी की सरकार उस पर गई थी इलेक्शन में, आप लोगों ने औंधे मुंह गिरा दिया उनको। उन्होंने काम करा, आपने उनसे उनके काम पे वोट ना दे के जो ये जुमलेबाजी थी उस पर वोट दिया। लोग बोलते हैं 15 लाख रुपए मोदी ने बोले थे हमारे अकाउंट में आएंगे। 2 मिनट के लिए भाषण सुनो, हिंदी आती है तो 2 मिनट के लिए सुनो। भाषण यूट्यूब पे अवेलेबल है।
उन्होंने बोला था कि अगर ऐसा हो जाए तो लगभग 15 लाख रुपए के वैल्यू के हिसाब से एक बंदे के पास, मतलब इतना पैसा बाहर पड़ा हुआ है कि एक बंदे के हिसाब से 15 लाख रुपए की वैल्यू बने उसमें। और आपने क्या बोला, या नेताओं ने आपके क्या समझाया आपको कि 15 लाख रुपए आपकी जेब में नहीं है। पूरा 2014 से मतलब अंतिम 2019 तक ये बोलते रहे, 2019 में चौकीदार चोर है। अब इस बार नए नाते, मतलब जो भी उनके सिस्टम बनते रहे। इंफ्रास्ट्रक्चर की हम बात कर चुके हैं। बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर मोदी की सरकार में, जितना रोड नेटवर्क अब से 50-60 साल में बना था उसका डबल से भी ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर 10 साल में बना। नितिन गडकरी के काम को आप झुकला नहीं सकते। जो क्वालिटी काम उन्होंने करा है, जो रोड बनाई है उन्होंने, माशाल्लाह बहुत बहुत बेहतरीन। पांचवी चीज़ जो मैं बात करना चाहता हूँ, विदेश नीति। भारत सरकार की 10 साल में जो विदेश नीति थी, आज से कभी उस तरह की निर्देश नीति कभी नहीं थी। हमारा फॉरेन मिनिस्टर दुनिया में सबसे हाईलाइटेड फॉरेन मिनिस्टर है। दुनिया भर में अगर हम बात करें, रशिया का जब वॉर हुआ यूक्रेन के साथ, लोगों ने बहुत हमें सुनाया आप तेल ले रहे हो, ये ले रहे हो, बट हमारी फॉरेन पॉलिसी इतनी स्ट्रांग है, हम इतने सक्षम हैं उनसे बात करने के लिए कि हमने दुनिया को समझाया आप ले रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है, भारत ले रहा है बहुत दिक्कत है। भारत नहीं लेता तो वैश्विक मंदी आती। वैश्विक मंदी मैं समझाऊं कैसे आती। तेल महंगा, हर चीज़ महंगी। 10 रुपए की चीज़ अगर 16 रुपए पहुंच जाती, आप ले पाते। आपका 100 रुपए का नोट 160 रुपए की शक्ल के हिसाब से ना बन पाता, पर चीज़ 160 रुपए की वैल्यू पे बन जाती। कितना फर्क पड़ता। भारत ने कहा हमें सस्ता तेल चाहिए तो चाहिए। हम विकसित देश नहीं हैं अभी, विकसित होने जा रहे हैं, तो हमारे को जो चीज़ सस्ते में मिलेगी हम सबसे पहले उस चीज़ पे जाएंगे। क्वालिटी प्रोडक्ट एट अ वेरी वैल्यू प्राइस, हम जाएंगे उसकी तरफ। कितनी चीज़ों में, कितनी बातों में, मतलब जरा जरा छोटी छोटी सी कुछ भी हो जाता था तो ठीक है, थोड़ा सा इंटरप्शन हो गया था बीच में। वी वर ऑन विदेश नीति। पाकिस्तान प्रोपेगेंडा कंट्री, चाइना प्रोपेगेंडा कंट्री, आप हर बार दब जाते थे इनसे। अमेरिका भी एक प्रोपेगेंडा कंट्री। अमेरिका अपने प्रोपेगेंडा कैसे फैलाता है? अमेरिका के पास बहुत सॉफ्ट पावर है वर्ल्ड वाइड, सेम एज चाइना। वॉशिंगटन पोस्ट, न्यूयॉर्क टाइम्स दुनिया भर में पढ़े जाते हैं। इसमें तोड़ मोड़ करके बातें बना के दुनिया भर में फैला दो, इंडिया की इमेज खराब करो। ये इनका एक प्रोपेगेंडा का स्टांस रहता था। पाकिस्तान तो वैसे ही इनका छोटू है, कोई मतलब नहीं उसे। आज बिका कि कल बिका, कल अमेरिका के पास था, आज चाइना के पास है, कल कोई इनसे ऊपर होगा, हम ऊपर होंगे, हमारे साथ होगा। चीज़ें बहुत सेटल करने के लिए, दुनिया भर में सेटल करने के लिए आपको बहुत स्ट्रांग फॉरेन पॉलिसी चाहिए होती है। भारत के पास है, अब तक 10 साल तक तो थी, अब भी रहेगी। आपके कम मतदान के बाद भी भारत की फॉरेन पॉलिसी स्ट्रांग ही रहेगी, अगर मोदी गवर्नमेंट आती है, वैसे आएगी। अच्छा, गवर्नमेंट ने डायरेक्ट टू अकाउंट ट्रांसफर्स शुरू करे। इससे पहले सब कच्चे का हिसाब चलता था। किसी किसी के लिए कोई बेनिफिट वाली कोई योजना निकली है, कोई चीज़ निकली है, ट्रांसफ़र कैसे होगा? एक हाथ से दूसरे हाथ, दूसरे हाथ से तीसरे हाथ, तीसरे हाथ से चौथे हाथ, ऐसे करके नीचे तक पैसा बढ़ता था। मतलब वो राजीव गांधी की स्टेटमेंट है, मैं 1 रुपये निकालता हूँ, नीचे तक जाते जाते 15 पैसे मिलता है। सोचने वाली बात है, 85 पैसे कौन खा गया? कितने हाथों से होके गए होंगे, वो 85 खा गए। मोदी ने जनधन योजना शुरू करी 2014 के टाइम पे। उस योजना के तहत पूरे भारतवर्ष में सबके खाते खोले गए। कोई भी बेनिफिट स्कीम आती है, कुछ भी,
वो डायरेक्टली आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाती है बिना किसी 1 2 3 4 हाथ के बीच में घुसे। सबसे बड़ी चीज़। अब हम लोग बात करेंगे यूपीआई की। अमेरिका जैसी कंट्री जो हिल गया यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस से। क्यूआर कोड्स पहले जब 2014 में नरेंद्र मोदी ने अपना नोटबंदी करी, नोटबंदी किसी और चीज़ के लिए करी थी पर बेनिफिट किसी और चीज़ के हिसाब से दे गया। पेटीएम का जन्म हुआ, गूगल पे का जन्म हुआ, फ़ोन पे का जन्म हुआ। ये सब कंपनी आज की डेट में आप मान के चलिए, अगर आप रेड़े वाले पे जाते हैं खाना मतलब कोई कुछ भी लेने के लिए, आप सब्जी वाले पे जाओ, छोटा से ठेले पे जाओ, उसके पास भी एक क्यूआर कोड होगा जिसके अंदर आप पेमेंट कर सकते हैं। कोई पैसा जेब में ले जाने की ज़रूरत नहीं है, आपके पास अपना फ़ोन होना चाहिए। नियरली अबाउट 90% लोग आज भी स्मार्टफोन यूज़ करते हैं। 90 नहीं तो 80 से 85% लोग तो स्मार्टफोन यूज़ करते हैं भारत में। एक एप्लीकेशन आपने डाली, चाहे पेटीएम, फ़ोनपे, यूपीआई, कोई भी XYZ जो यूपीआई बेस्ड एप्लीकेशन है, आप गए, आपने सामान परचेज़ करा, जितना रेट हुआ आपने सीधा उसको फ़ोन से ट्रांसफ़र कर दिया। ना आपका पैसा खोने का कोई मतलब, जेब भी नहीं काटी जा सकती। जेब काट के क्या करोगे जब कुछ लेके नहीं गए। फ़ोन से आपने अपना पिन डाला, पेमेंट कर दी, आसान। उसके भी अकाउंट में डायरेक्ट गई, आपके भी अकाउंट से डायरेक्ट गई। कैश का सिस्टम डन, धन धनाधन। जैसे टका टक राहुल बोल रहे थे ना, वही टका टक पेमेंट चली गई। इससे अमेरिका की बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज जैसे मास्टर कार्ड, वीज़ा, अमेरिकन एक्सप्रेस तो शायद ऑलमोस्ट डेड ही है इंडिया में, इनको बहुत नुकसान होना शुरू हुआ। इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट्स के नाम पे सबसे ज़्यादा यूज़ होता था आज यूपीआई से पहले आपके ये क्रेडिट कार्ड्स, डेबिट कार्ड्स। इनकी अच्छी खासी मार्जिन फीस होती है, 2.5%, 3%, कुछ कुछ की 4% भी है। मतलब एक व्यापारी अगर 100 रुपये का माल बेच रहा है और 100 रुपये दूसरा बंदा देने को रेडी है, ठीक है, एक व्यापारी 100 रुपये का चीज़ बेच रहा है और जो खरीदार है वो 100 रुपये देने को रेडी है। आप कार्ड स्वाइप करोगे, 2.5 से 4% उसके कट जाएंगे उसी टाइम पे। बंदे को मिलेगा 97.5 से लेके 96 रुपये। 4 रुपये से 2.5 से 4 रुपये उसके ख़त्म हो गए। तो वो लेता ही नहीं था इलेक्ट्रॉनिकली पेमेंट। वो कहता था बैंक में आप डालोगे, बैंक में टाइम लगेगा, क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करूँगा 3 से 4% कट जाएंगे मेरे, तो आप एक काम करो कैश लेके आओ। तो उससे अकाउंटेबिलिटी, जो अकाउंट्स बनते थे उसमें बहुत ज़्यादा धांधली हो जाती थी। एक तरह से पेमेंट ब्लैक हो जाती थी। जो सिस्टम मोदी सरकार ने इन सब रिफॉर्म्स को लाके ख़त्म करी है। इसरो, अब बहुत लोग कहेंगे जवाहरलाल नेहरू जी इसरो लेके आए थे। इसरो लेके आए थे, बट एक सक्षम लेवल पे इसरो को मोदी जी की सरकार में प्रमोट करा गया, खाली देश के लिए नहीं बट एज अ प्राइवेट इंस्टीट्यूशन। इसरो हमारे लिए भी काम करता है, लोगों की भी सैटेलाइट भेजता है। हमने 136 सैटेलाइट एक बार में भेजी है। एक रॉकेट में 136 सैटेलाइट फिट करके ऑर्बिट्स में डाल दी, ये इसरो ने करा 400 करोड़ रुपए में। इतने हैवी, इतना आप मान के चलो 400 करोड़ रुपए में आपने मंगलयान शूट कर दिया। कितनी बड़ी बात है। लोग 10-10 हज़ार करोड़, दूसरे देश 10-10 हज़ार करोड़ रुपए का बजट निकालते हैं, तब उसके बाद वो सोचते हैं कि मंगलयान टाइप की कोई चीज़ हम भेजेंगे। हमने 400 करोड़ में करके दिखा दिया। मून पे, चांद पे, और ऐसी जगह पे चांद पे जहाँ पे कोई नहीं गया था, हमने शिव शक्ति पॉइंट बना दिया। हमने वहाँ पे अपना रोवर भेज दिया। साउथ पोल पे दुनिया की कोई शक्ति आज तक साउथ पोल पे नहीं गई थी जब तक हम पहुँचे। ये सब उपलब्धियाँ होती है। आप कहोगे कि चांद पे जाने से हमारे को क्या होता है? बहुत सारी चीज़ों से बहुत सारे इफेक्ट होता है। आपके देश की एक कंपनी पैसा कमाएगी, उपलब्धि लाओगे तभी तो कोई काम देगा। आप कुछ ऐसा करोगे कि दुनिया में आपका नाम होगा, दुनिया तब आपको काम देगी ना।
तो वो उपलब्धियाँ इसरो ने मोदी सरकार में अपने लाइफ टेन्योर में सबसे बढ़िया लेवल पे जो काटी हैं वो मोदी सरकार के टाइम पे इन 10 सालों में। दुनिया का दूसरे नंबर का सबसे बड़ा मोबाइल मैन्युफैक्चरर इंडिया है। सैमसंग की दुनिया की सबसे बड़ी फैक्ट्री इंडिया में है। एप्पल का फॉक्सकॉन नेटवर्क, एप्पल की जो कंपनी जो एप्पल मैन्युफैक्चर करती है वो बैंगलोर में है। ये सब मोदी सरकार में आई है। आज की डेट में 25% एप्पल के प्रोडक्ट्स इंक्लूडिंग 15 प्रो ये भारत में मैन्युफैक्चर होते हैं। जब एप्पल भारत आई थी ना, मैं एज ए मैन्युफैक्चरर की बात कर रहा हूँ, तो चाइना के हाव भाव चेंज हो गए थे। तो सोचो कितनी बड़ी चीज़ थी, कितना एम्प्लॉयमेंट खड़ा करती है एप्पल। खाली एप्पल की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, एक आपको संदर्भ में बता रहा हूँ कि बड़ी बड़ी चीज़ें ही बताऊँगा ना, छोटी छोटी तो बहुत सारी होती हैं, कि आपको पता लगे कि नौकरी लाने के लिए भी एक जज्बा चाहिए, एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी उन कंपनीज़ के लिए बनानी पड़ती है जो यहाँ पे आके इन्वेस्टमेंट करे। पैसा लाएंगी तभी तो किसी को देंगे, कुछ खड़ा करेंगे, कोई व्यापार का सिस्टम खड़ा करेंगे, कोई फैक्ट्री बनाएंगे, उसके अंदर ही नौकरी दी जाएगी ना। कि नौकरी ऐसे हवा में तो बढ़ नहीं रही होती है। अब हर चीज़ के लिए एक माहौल बनाना पड़ता है, कुछ साल माहौल बनाने में लगते हैं। अब जो इतने 50 60 70 साल के अंदर आपका माहौल था वो टूटा फूटा सा माहौल था। पता ही नहीं लगता था कि आज कुछ हो जाए, कल कुछ हो जाए, कल गुंडाई हो जाए, कोई सिस्टम ही नहीं है। उसके लिए माहौल बनाया, कंपनीज आ रही हैं, काम चल रहा है। काम ऐसे ही होगा ना। आपने 240 सीटें अभी ला के दी हैं, बट थोड़ी सी बैसाखी हमारे को नीतीश जी की और आपके चंद्रबाबू नायडू की अभी पड़ेगी ज़रूरत। ये छोटी सी प्रॉब्लम हमने मल्ले खड़ी कर दी है। 272 सीट भी अगर आप लेके आते तो ज़्यादा सुननी नहीं पड़ती। जो काम भारत देश के हित में करने थे वो प्रॉपरली बिना सुने करे जाते। आज मांडोली होगी, थोड़ी बहुत होगी या ज़्यादा होगी, पर मांडोली थोड़ी बहुत होने के आसार तो हैं। आपने अपने पैरों पे बड़ी वाली कुल्हाड़ी मार दी है। चलती हुई रेलवे को आपने खींच दिया, गलत किया। और फैक्टर मैंने आपको बताया, मेजर फैक्टर जो रहे बेरोज़गारी, मैंने समझा दी किस तरह से ख़त्म होगी। माहौल बना के, कंपनियाँ ला के, और लोगों को सक्षम अपने अंदर से सोचना पड़ेगा कि अगर मैं कुछ कर सकता हूँ तो मैं उसी लेवल की सोच को आगे बढ़ा पाऊँगा। सारी नौकरी नहीं दे सकती सरकार। सरकार खाली माहौल खड़ा कर सकती है, लोगों को बोल सकती है, प्रोत्साहन दे सकती है बाहर की कंपनियों को, आप यहाँ पे आइए, व्यापार करते हैं, नौकरी दीजिए हमारे लोगों को। बट जिस तरह से आपने वोट दिया है, लगता तो नहीं है कि आप लोगों को वो चीज़ चाहिए थी कि आने वाले 10 साल के अंदर भारत थोड़ा विकसित लेवल पे और जाता। बट फिर भी विल ट्राई। मोदी गवर्नमेंट आ रही है, थोड़े से सहयोगियों के साथ आ रही है, बट ग्रोथ स्टोरी हमारी रहेगी। पिछले साल का जो हमारा डेटा निकला है, 8.2% से हम लोग, हमारी जीडीपी ग्रोथ हुई है। लोगों को तो जीडीपी नहीं पता होता। मैं देखता रहता हूँ जो यूट्यूब में कुछ लोग चैनल चला रहे होते हैं, बहुत ऊटपटांग बातें बोल रहे होते हैं मोदी गवर्नमेंट के लिए, भारत सरकार के लिए क्या किया है, मंदिर बनाया है, ये करा है, वो कर। राम मंदिर पे आप लोगों ने वोट नहीं दिया। राम मंदिर चलो ठीक है, नहीं दिया कोई बात नहीं, वो बनाना था बना दिया, अच्छा लगा। मैं भी अभी तक गया नहीं हूँ, एक बार जाके देखेंगे उसको भी। बट जो हमने वीडियोस वगैरह देखी है भव्य मंदिर की, वो बेहतरीन है। और आपको एक चीज़ बताऊं, निर्माण करने से ही, आप अच्छी चीज़ों का निर्माण करेंगे तो ही तो वहाँ पे टूरिज़्म आएगा। बिना टूरिज़्म के तो वाला इलाके में भी ऐसा कुछ बिजनेस उस लेवल पे नहीं है।
आप काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की बात करें, कितना बढ़िया लेवल पे उन्होंने मतलब मंदिर एरिया, जो वहाँ पे स्नान करने का एरिया सब बना दिया। सुंदरता तभी आएगी जब आप सुंदर बनाना चाहोगे। चाहत से सारे काम होते हैं, और बेवकूफ़ी से बहुत सारे चाहते हुए काम भी ख़त्म हो जाते हैं, वो ठंडे बस्ते में चले जाते हैं। मेरा बस इतना मानना था कि जो गलती आपने जातिवाद के लेवल पे करी, डेवलपमेंट के नाम पे वोट देते तो बेहतर रहता। हर गवर्नमेंट 100% सही नहीं होती है, कुछ काले फैक्टर हर गवर्नमेंट में भी होते हैं, हर, चाहे वो कांग्रेस की बने चाहे वो बीजेपी की बने, पर आपको ये देखना है कि सबसे कम गंदगी किसमें है, काम करने की क्षमता किसके पास है। आपने जिस दिन ये समझ लिया, डेवलपमेंट का मॉडल समझ लिया, आपने अपने दिमाग को डेवलपमेंट के लेवल पे ले गए, तो फिर भारत को पीछे खींचने वाली जितनी भी ताकतें हैं सब टूट जाएंगी। दिमाग से सोचिएगा क्या गलती हुई और क्या हो सकता था। ठीक है, आप सबको भी धन्यवाद कहूँगा, बट एक बार सोचिएगा तो। थैंक यू।